20वीं सदी की शुरुआत एक ऐसा दौर था जब रूस में कुछ बहुत ही कह सकते हैं नाटकीय और पेचीदा घटनाएं हुईं। और इन घटनाओं ने न सिर्फ रूस बल्कि पूरी दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। तो चलिए आज जरा इन्हीं घटनाओं की तह तक जाते हैं। ये समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे एक विशाल साम्राज्य ढह गया और उसकी जगह दुनिया का पहला समाजवादी राज्य खड़ा हो गया। अच्छा, इस पूरी कहानी को समझने के लिए चलिए एक प्रेशर कुकर का उदाहरण लेते हैं। हम सबसे पहले देखेंगे कि वो कौन सी चीजें थी जो इस कुकर में पक रही थीं, मतलब क्रांति के लिए माहौल कैसे बना। फिर हम उस चिंगारी की बात करेंगे जिसने आग लगा दी, और फिर जाहिर है वो बड़ा धमाका जो हुआ, और आखिर में हम देखेंगे कि उस धमाके के बाद क्या कुछ हुआ। तो कहानी शुरू होती है 20वीं सदी की शुरुआत में। उस वक्त पूरा यूरोप नए नए राजनीतिक विचारों से उबल रहा था, और ये विचार एक दूसरे से काफी अलग थे, टकरा रहे थे। और यही वो आइडियाज थे जो आगे चलकर रूस में क्रांति की आग जलाने वाले थे। सवाल ये है कि आखिर ये विचार थे क्या? देखिए, उस समय के पॉलिटिकल सीन को समझना जरूरी है। समाज को बदलने के लिए कई तरह के विचार आपस में टकरा रहे थे। एक तरफ थे लिबरल या उदारवादी। ये लोग बदलाव तो चाहते थे, पर उनका मानना था कि ये धीरे धीरे हो और बस कुछ हद तक ही हो। और फिर दूसरी तरफ थे रेडिकल्स, जो चाहते थे कि समाज को जड़ से बदल दिया जाए, एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जहां हर किसी को बराबरी का हक मिले। और फिर इन सब के बीच एक और बहुत ही दमदार विचार सामने आया, समाजवाद। समाजवादियों का मानना था कि समाज की सारी दिक्कतों की जड़ प्राइवेट प्रॉपर्टी ही है। उनका कहना था कि सोचिए, अगर जमीन, जायदाद, फैक्ट्रियां ये सब किसी एक इंसान का ना होकर पूरे समाज का हो, तो फिर समाज के भले के बारे में ज्यादा अच्छे से सोचा जा सकता है। अब रूस की हालत देखिए। ये जो आंकड़ा है ये साफ दिखाता है कि रूसी साम्राज्य कितना ज्यादा खेती पर निर्भर था। सोचिए, 85% लोग किसान थे, अपनी रोजी रोटी के लिए खेती करते थे। पूरे यूरोप में कहीं भी किसानों की इतनी बड़ी आबादी नहीं थी। तो माहौल कैसा था? चारों तरफ बस गुस्सा और बेचैनी। शहरों में जो मजदूर थे उनसे फैक्ट्रियों में 10-15 घंटे काम लिया जाता था, और पैसे बहुत ही कम। वहीं दूसरी तरफ गांवों में किसान, वो बस इस फिराक में थे कि कब जमींदारों की जमीन पर कब्जा करें, क्योंकि वो उन जमींदारों की बिल्कुल इज्जत नहीं करते थे। तो सब कुछ एक सुलगती हुई आग जैसा था जो बस भड़कने का इंतजार कर रही थी। और फिर साल 1914 में शुरू हुआ पहला विश्व युद्ध। ये वही चिंगारी थी जिसकी हम बात कर रहे थे। इसी युद्ध ने रूस के अंदर सालों से जो तनाव सुलग रहा था उसे एक ऐसी आग में बदल दिया जिस पर काबू पाना नामुमकिन था। ये आंकड़ा देखिए, 70 लाख। 1917 आते आते 70 लाख से ज्यादा रूसी अपनी जान गंवा चुके थे। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। इस तबाही ने सेना की हिम्मत पूरी तरह तोड़ दी, और लोगों का जार यानी राजा पर से भरोसा पूरी तरह उठ गया। युद्ध का असर हर तरफ दिख रहा था। बाल्टिक समुद्र पर जर्मनी का कब्जा हो गया, तो फैक्ट्रियों का सामान आना बंद हो गया। देश के जितने भी हट्टे कट्टे आदमी थे उन्हें जंग पर भेज दिया गया, तो काम करने वालों की कमी हो गई। 1916 तक तो रेलवे लाइनें भी जवाब देने लगी थी। और सबसे बड़ी बात, सारा अनाज सेना को भेजा जा रहा था, जिससे शहरों में रोटी के लिए दंगे होने लगे। मतलब देश सचमुच बिखरने की कगार पर था। तो अब हम पहुंचते हैं उस साल में जब वो प्रेशर कुकर आखिरकार फट ही गया, और एक बार नहीं बल्कि 2 बार। ये साल था 1917। अब यहां से घटनाएं बहुत तेजी से घूमी। फरवरी में औरतों ने रोटी की मांग को लेकर एक आंदोलन शुरू किया, और यह आंदोलन इतना बड़ा हो गया कि जार को अपनी गद्दी छोड़नी पड़ गई। लेकिन असली तूफान तो आना अभी बाकी था। वो आया अक्टूबर में, जब व्लादिमीर लेनिन और उनके बोल्शेविकों ने सत्ता पर ही कब्जा कर लिया। और ये क्रांति कहां से शुरू हुई? किसी बड़े नेता के भाषण से नहीं, बल्कि आम लोगों की हताशा से। मार्फा वासिलेवा जैसी एक आम मजदूर औरत की ये बात सुनिए, जब बाकी सारे भूखे हों तो मैं अकेले पेट भरने की नहीं सोच सकती। बस इसी जज्बे ने, इसी सोच ने एक ऐसी लहर पैदा की जिसने सदियों पुरानी राजशाही को उखाड़ फेंका। तो सवाल यह है कि बोल्शेविक आखिर कामयाब कैसे हुए? उनकी कामयाबी का राज लेनिन के एक बहुत ही सीधे और असरदार नारे में छिपा था, शांति, भूमि, रोटी। बस ये 3 शब्द। उन्होंने समझ लिया था कि रूस के आम लोगों को बस यही 3 चीजें चाहिए थीं। जंग खत्म हो, किसानों को जमीन मिले और भूखों को रोटी। इस एक नारे ने लाखों लोगों को उनके साथ जोड़ दिया।
लेकिन अक्टूबर में सत्ता हासिल करना एक बात थी और उसे बनाए रखना बिल्कुल दूसरी। क्रांति के बाद पूरे देश में अफरा तफरी का माहौल था। बोल्शेविकों को अपनी सत्ता बचाने के लिए और दुनिया का पहला समाजवादी देश बनाने के अपने सपने को पूरा करने के लिए एक बहुत ही भयानक गृह युद्ध से गुजरना पड़ा। और ये कोई मामूली लड़ाई नहीं थी। एक तरफ थे बोल्शेविक, जिन्हें रेड्स कहा जाता था, और उनके खिलाफ कौन कौन था? जार के समर्थक व्हाइट्स, दूसरे समाजवादी क्रांतिकारी ग्रीन्स, और तो और अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस जैसी विदेशी ताकतें भी इनके साथ थी। इस जंग का नतीजा ये हुआ कि पूरे देश में लूटपाट, डकैती और भुखमरी फैल गई। खैर, गृह युद्ध जीतने के बाद बोल्शेविकों ने तेजी से काम शुरू किया। उन्होंने पुराने सिस्टम को पूरी तरह से उखाड़ फेंकने का फैसला किया। उन्होंने क्या किया? सारे बड़े उद्योगों और बैंकों पर सरकार का कब्जा कर लिया। जमीन को समाज की संपत्ति घोषित कर दिया ताकि किसान उस पर खेती कर सकें। और आखिरकार दिसंबर 1922 में उन्होंने बनाया सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ, यानी यूएसएसआर। लेनिन के बाद सोवियत संघ की कमान आई जोसेफ स्टालिन के हाथों में, और यहीं से कहानी एक नया और ज्यादा, कह सकते हैं, सख्त मोड़ लेती है। स्टालिन का मकसद था सोवियत संघ को एक मॉडर्न, ताकतवर देश बनाना। लेकिन इस मकसद को हासिल करने के लिए जो कीमत चुकाई गई वो बहुत बहुत भारी थी। स्टालिन ने पंचवर्षीय योजनाएं शुरू की और उनका असर देखिए। सिर्फ कुछ सालों के अंदर 1929 से 1933 के बीच तेल, कोयला और स्टील, इन तीनों का प्रोडक्शन 100% बढ़ गया, मतलब दोगुना। ये वाकई एक जबरदस्त औद्योगिक छलांग थी। लेकिन इस शानदार औद्योगिक तरक्की का एक बहुत ही काला और भयानक सच भी था, और वो सच छिपा था गांव में। स्टालिन ने खेती का जबरदस्ती समूहीकरण किया, और इस नीति का नतीजा ये हुआ कि 1930 के दशक में एक भयंकर अकाल पड़ा। अनुमान है कि इसमें 40 लाख से भी ज्यादा लोग मारे गए। अब सरकार का क्या कहना था? सरकार ने इसे क्लास स्ट्रगल की तरह पेश किया। उन्होंने कहा कि जो अमीर किसान हैं, जिन्हें कुलक कहा जाता था, वो जानबूझकर अनाज जमा कर रहे हैं और सरकार की इस नीति का विरोध कर रहे हैं, तो ये एक्शन उनके खिलाफ है। लेकिन जमीनी हकीकत कई किसानों के लिए कुछ और ही थी, बहुत दर्दनाक। ये एक खत है, एक ऐसे ही किसान का जिसकी सारी संपत्ति, घोड़ा, गाय, औजार, सब कुछ छीन लिया गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने सरकारी फार्म में शामिल होने से इनकार कर दिया था। इससे पता चलता है कि जमीनी स्तर पर कितना ज्यादा टकराव और जबरदस्ती थी। और बात सिर्फ अकाल तक ही सीमित नहीं थी, एक राजनीतिक आतंक का दौर भी चला। स्टालिन ने अपने किसी भी विरोधी को नहीं बख्शा, इसे ग्रेट पर्ज कहा गया। 1939 तक 20 लाख से ज्यादा लोगों पर समाजवाद का दुश्मन होने का ठप्पा लगाकर या तो जेल में डाल दिया गया या लेबर कैंपों में भेज दिया गया। तो इतनी उथल पुथल, इतनी हिंसा और बदलाव के बाद भी रूसी क्रांति का असर सिर्फ रूस तक सीमित नहीं रहा। इसका एक बहुत लंबा और गहरा असर पूरे दुनिया पर पड़ा। 20वीं सदी में दुनिया भर में जो भी बड़े आंदोलन हुए, जो भी जियोपॉलिटिक्स में बदलाव आए, उन सब पर इस क्रांति की छाप थी। तो आखिर में एक सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, एक सदी बाद हम रूसी क्रांति को किस नज़र से देखें? क्या ये दुनिया भर के दबे कुचले लोगों के लिए एक प्रेरणा है, या फिर ये एक चेतावनी है कि कैसे अच्छे अच्छे आदर्शों के नाम पर भी भयानक क्रूरता की जा सकती है? शायद इसका कोई एक सीधा जवाब नहीं है, और शायद यही वजह है कि आज भी इस पर इतनी बहस होती है।